भारत में 5% भारतीयों के पास भारत में 5% लोगों के पास देश की 60% से अधिक परिसंपत्ति है। परिसंपत्ति मतलब एसेट्स, संपत्ति, परिसंपत्ति है। जबकि निचली 50% आबादी के पास निचली 50% आबादी के पास केवल 3% संपत्ति है। यह हो गया आर्थिक असमानता। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखिए, आय असमानता। ये सब डाटा आपके पास रहेगा ना, तो आपको एस्से में, आंसर राइटिंग में काफी हेल्प करेगा। आपको यूज करने आना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, आय असमानता यानी इनकम इनइक्वालिटी। वर्ष 2012 से 2022 में वर्ष 2012 से 2022 में निर्मित यानी जो बनी संपत्ति का जो सृजन हुआ देश में, वर्ष 2012 से 2022 में निर्मित परिसंपत्ति का 40% हिस्सा सिर्फ 1% आबादी के पास गया। जबकि केवल 3% संपत्ति जबकि केवल 3% परिसंपत्ति निचले 50% आबादी के पास गई। देश में अरबपतियों मतलब बिलियनर्स। देश में अरबपतियों की संख्या वर्ष 2020 में 102 से बढ़कर वर्ष 2022 में 166 हो गई। वर्ष 2020 में अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 2022 में 166 हो गई। नेक्स्ट, धन का संकेंद्रण। बता रहे हैं, लिख लीजिए, बता रहे। धन का संकेंद्रण, यस, सी, थर्ड। कंसंट्रेशन, वेल्थ कंसंट्रेशन, वेल्थ कंसंट्रेशन। धन का संकेंद्रण। पॉलिटी पढ़ते होंगे ना आप लोग, देखते होंगे ना, पावर का कंसंट्रेशन हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, यह आरोप लगाया जा रहा है। ठीक है, जो कि हमारे डेमोक्रेसी जो फैब्रिक है, जो मॉडल है, उसके वो अगेंस्ट है। ठीक, खैर वो हो रहा है या नहीं वो पता नहीं, वो तो पॉलिटी के टीचर आपको बताएंगे डिटेल में। धन का संकेंद्रण। भारत के 100 सबसे धनी
देखिए कितना बेहतरीन डाटा है ये, और कितना अच्छा रिपोर्ट ऑक्सफैम वालों ने तैयार किया। भारत के 100 सबसे धनी लोगों की भारत के 100 सबसे धनी लोगों की संयुक्त संपत्ति, संयुक्त, ज्वाइंट ऐसे लिखते हैं, संयुक्त, संयुक्त संपत्ति 660 अरब डॉलर। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 54.12 लाख करोड़ रुपये। $660 अरब, ब्रैकेट में 54.12 लाख करोड़ रुपये, ब्रैकेट बंद, तक पहुंच गई है। कौमा, जो 18 महीने से अधिक समय तक, जो 18 महीने से अधिक समय तक पूरे संघीय बजट, यूनियन बजट यानी संघीय बजट यानी केंद्र सरकार का जो बजट होता है, अधिक समय तक पूरे संघीय बजट, ऐसे संघीय बजट को जो 18 महीने से अधिक समय तक पूरे संघीय बजट को वित्त पोषित कर सकती है। वित्त पोषित, पोषित सब तो सुना ही होगा आप लोगों ने। अभी भारत का संघीय बजट कितना है, मोटा मोटा जो ये 2023 में जो निर्मला सीतारमण जी पेश की थी, पता है 39 लाख करोड़ के अराउंड है ना, लगभग 39 लाख करोड़ के आसपास इतना ही था, जो भी है पॉइंट में समथिंग। अब देखो भारत में केवल और केवल 100 लोगों के पास जो है, उसके उस 100 लोगों की संपत्ति को यदि आप ज्वाइंट कर दो, सबको एक जगह कलेक्ट कर लो, तो 54 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। ठीक है, 54.12 लाख करोड़ रुपया। आप समझ रहे हैं, भारत सरकार का जितना बजट होता है एक वित्त वर्ष के लिए, इतना ये 100 लोग भारत के 1.5 साल तक भारत को फाइनेंशियली वो क्या कर सकता है, चला सकता है। समझ रहे हैं, तो ये असमानता प्रदर्शित कर रहा है या समानता? असमानता। किस लेवल पे असमानता है, किस लेवल पे देश में गरीबी है। और यदि ये 100 लोग ऑनेस्टली अपनी संपत्ति, बहुत सारे लोग हैं विश्व में, भारत में भी, जो अपनी संपत्ति का वो प्रत्येक वर्ष जो भी मान लो उनको लाभ होता है, उसका वो 50% जो है वो दान कर देता है। जैसे आपने टाटा का सुना होगा, बिल गेट्स का सुना होगा। बिल गेट्स इस मामले में बेहतरीन काम कर रहा है, क्योंकि मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, मिलिंडा नाम था, तो मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का एक ब्रांच भी है आई थिंक यहाँ दानापुर के आसपास, है ना, उधर वो काम करती है बिल्कुल बेसिकली किस पे, तो जो भी पॉवर्टी यानी जो निर्धनता है, ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऐसे बच्चे जिनको 2 जून का रोटी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, उन पे काम कर रहा है वो। ठीक है, तो ऐसे, और आप लोग भी जब पढ़ रहे हैं, सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि उस लेवल पे काम करेंगे। जैसे अभी आप लोगों ने एक न्यूज सुना होगा कि मध्य प्रदेश में एक शाहजहांपुर था कि क्या डिस्ट्रिक्ट था, उसके डीएम ने अभी जो स्ट्राइक हुआ था प्रॉपर ट्रक वाले, हाँ, तो इस टाइप का स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, जबकि वो कॉन्टेक्स्ट तो सही था, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात कर रहे थे। ट्रक वाले को बोल रहे थे कि भैया लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो, उसे हाथ में ना लो, ये बातें सही थी। लेकिन जो शब्द उन्होंने यूज किया, वो शब्द एक ब्यूरोक्रेट के लिए शोभनीय नहीं है, अशोभनीय है, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप फिर वो रेड टैपिज्म को प्रमोट करने लगते हो, लाल फीताशाही, और आप अपनी फिर पोस्ट को बताने लगते हो, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कोई आदमी पोस्ट से और पैसे से बड़ा नहीं होता।
इतने लोग हैं पैसे वाले भारत में, अंबानी और अडानी भी सब हैं, लेकिन अभी आपने नाम किसका लिया? टाटा का नाम लिया, नाम आपने बिल गेट्स का लिया। क्यों? क्योंकि ये लोग ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। भारत में इतने सारे ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन एक दो ब्यूरोक्रेट का ही नाम आप लोग जानते होंगे कि जिन्होंने अपनी पूरी सर्विस में 50-60 बार उनका तबादला हो चुका है। क्यों? क्योंकि उनकी ऑनेस्टी की वजह से, ईमानदारी के कारण। एक दो लोग हैं जो इस लेवल पे काम करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश करिए, और वो एक दिन में तो वनडे एग्जाम तो है नहीं, धीरे धीरे ये ग्रेजुअल प्रोसेस है कि ये धीरे धीरे विकास होगा हमारी आपकी चेतनाओं का। सापेक्ष समझ गए ना कि रिलेटिव पॉवर्टी किस तरीके से असमानता है। ये जो 100 लोग हैं और इधर जो 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, तो इसमें आप कितनी बड़ी असमानता होगी। ठीक, 100 के बाद ऐसा तो होगा कि 105वां आदमी जो होगा वो भी इस 100 में किसी के पास बैठता होगा, तो उसके रिलेटिव में, उसकी तुलना में उसे गरीबी का एहसास तो होता ही होगा ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, निरपेक्ष निर्धनता। सॉरी क्या था बताइए। हाँ, नहीं, उसी बीच में जो भी नया संपत्ति क्रिएट हुआ उसका 40% संपत्ति जो है कितने लोगों के पास गया? केवल और केवल 1% लोगों के पास। जैसे मान लो 2012 से 2022 तक यदि भारत में मान लेते हैं 100 रुपया, भारत सरकार या पूरे भारत में 100 रुपया बना, तो इसका सीधा सीधा 40 रुपया जो है देश के 1% आदमी के पास चला गया। और ये 60 रुपया ही इधर जितने लोग सेवालाल रामलाल बुधई है उसके पास गया। अब समझ में आया? चलिए लिखिए, निरपेक्ष निर्धनता। लिखने में आप लोग परेशान तो नहीं होते? बता दीजिएगा, तब कम लिखाएंगे। नहीं तो मुझे बताया गया था स्टार्टिंग में कि भैया पटना में जो भी स्टूडेंट क्लास करने आते हैं तो वो पहले ये देखते हैं कि जो क्लास ले रहा होता है तो वो प्रॉपर लिखाता है या नहीं। हमने कहा ऐसी बात है? कहा हाँ। हमने कहा नहीं, उसी पे काम किया जाएगा। लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, मेरा काम है कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, अवधारणात्मक समझ विकसित हो, ताकि कॉपी यदि खो भी जाए और अवधारणात्मक समझ आपकी अच्छी है तो आप बीपीएससी तो छोड़िए, यूपीएससी का भी एग्जाम में बैठेंगे तो चीजें स्पष्ट हो जाए। एक दो हम लोग हर टॉपिक से रिलेटेड कोशिश करेंगे कि यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन भी देख लेंगे, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि यूपीएससी का मेंस का आंसर राइटिंग कैसे होता है। ठीक है, लिखा जाए निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता से आशय किसी देश की आर्थिक स्थिति को निरपेक्ष निर्धनता से आशय किसी देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्धनता की माप से है। माप मतलब मेजरमेंट, जो माप करते हैं हम लोग, निर्धनता की माप। भारत में निरपेक्ष निर्धनता, भारत में निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान लगाने हेतु निर्धनता रेखा यानी पॉवर्टी लाइन जो आपने देखा ना अभी, भारत में निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान लगाने हेतु निर्धनता रेखा की अवधारणा का प्रयोग किया गया है।
निर्धनता रेखा वह रेखा है निर्धनता रेखा वह रेखा है जो उस प्रति व्यक्ति पर कैपिटा ना, जो उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय, जो उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर ना, जो उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है। जिसके द्वारा लोग पीपल, जिसके द्वारा लोग सॉरी अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। निरपेक्ष निर्धनता का मापन निरपेक्ष निर्धनता का मापन मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, वस्त्र एवं आवास संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु आवश्यक धन की मात्रा के संबंध में किया जाता है। आवश्यक धन की मात्रा के संबंध में किया जाता है। अब देख लेते हैं थोड़ा यूएन ने क्या कहा है निरपेक्ष एब्सोल्यूट पॉवर्टी के संदर्भ में। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ये सब थोड़ा ना आप हाईलाइट करके लिखना ताकि आपको पता चले कि इसको यूएन ने क्या कहा था। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निरपेक्ष निर्धनता को स्वच्छ पेयजल क्लीन वाटर, स्वच्छ पेयजल स्वच्छता सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल स्वच्छता सुविधाएं स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल स्वास्थ्य सुविधाएं स्वास्थ्य यानी हेल्थ आवास शिक्षा एवं सूचना इंफॉर्मेशन, स्वच्छता सुविधाएं स्वास्थ्य आवास शिक्षा एवं संचार इंफॉर्मेशन। आप लोग देखते होंगे कि जैसे आप लोग अभी एंड्रॉयड यूज करते हो ना, गांव में बहुत लोग हैं, हमको लगता है गांव घर में मोर देन 50-60% लोग होंगे कि एंड्रॉयड, अब तो शायद हो गया है, अब तो लोग खेत भी जाते हैं तो वहां से व्हाट्सएप कॉल चल रहा होता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ स्थिति ये है कि 25-30 मोबाइल तो है उनके पास लेकिन प्रॉपर यूज करने नहीं आता है। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन का अभाव तो है वहां पे, छोड़ दिया जाए। गाड़ी कितने बजे खुलती है आपकी राजेंद्र नगर से? अच्छा,
चलो ऐसा करते हैं, हम अपना टाइम ही थोड़ा नीचे ले आते हैं आपकी वजह से। हम बात रखेंगे, अब देखते हैं बात कहाँ तक कंसीडर की जाती है मेरी। कहेंगे एक मित्र हैं कि उनको दिक्कत होती है। चलिए, कौमा स्वच्छता सुविधाएं, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा एवं संचार जैसी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं के गंभीर वंचना, वंचना मतलब डिप्राइवेशन, मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं यानी ह्यूमन नीड्स, मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं के गंभीर वंचना। वंचना शब्द सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? वेसन, डिप्रिवेशन, यानी बहुत लोग हैं ना कि भूख से यानी भोजन से वंचित है। मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं के गंभीर वंचना की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी का क्या छूट गया क्या आप लोगों का? देखिए, यह न सिर्फ आय पर, जी, यह न सिर्फ आय पर, जी जी, यह न सिर्फ आय पर बल्कि सेवाओं की उपलब्धता पर भी निर्भर करती है। यह न सिर्फ आय पर, इनकम पर, बल्कि सेवाओं की उपलब्धता पर भी निर्भर करती है। जैसे मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था कि गांव में जो बुधई है, यदि वो मनरेगा में काम कर रहा है, देख लिया आप लोगों ने कि यह न सिर्फ आय पर बल्कि सेवाओं की उपलब्धता पर भी निर्भर करती है। तो गांव में जो रामलाल सेवालाल है, वो यदि मनरेगा में काम कर रहा है तो इनकम तो उसका बढ़ा, या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से रुपया तो उसके पास आ गया, लेकिन यदि उसके पास हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है, स्कूल की फैसिलिटी नहीं है, तो वो फिर हेल्थ पे काम कर पाएगा अपने बच्चों पे? यदि उसका बच्चा बीमार हो जाता है, उसके परिवार की महिलाएं बीमार हो जाती है, तो वो सोच लेगा कि नियति यही है, भगवान के पास जगह खाली हो गया है इसके लिए और शुभ दिन आ गया है। वो अलग अलग लॉजिक देगा, अलग अलग तर्क देगा, और पता नहीं गांव में कैसे कैसे तर्क दिए जाते हैं पता नहीं, लेकिन इसी तरीके से लोग तर्क देते हैं, क्योंकि वो अपनी आर्थिक विपन्नता को छुपाने के लिए इस तरीके के तर्कों का सहारा लेते हैं। ठीक है, और लिख लीजिए, विश्व बैंक के अनुसार, जी, विश्व बैंक के अनुसार निरपेक्ष निर्धनता रेखा को, देखिए आपको बता रहे हैं हम कि कैसे कोरिलेट करना है, कैसे पॉइंट को कहां पे ऐड करना है। जैसे मैंने बताया था ना कि वो 2.15 यूएस डॉलर है पर कैपिटा इनकम, मतलब उससे कम हो जाएगा तो फिर वो निर्धन मान लिया जाएगा। यहीं पे है कि विश्व बैंक के अनुसार निरपेक्ष निर्धनता रेखा को वर्ष 2022 के मूल्य स्तरों, मूल्य यानी प्राइस लेवल, मूल्य स्तरों की स्थिर कीमत, स्थिर कीमतों, स्थिर कीमतों, यस, यानी कांस्टेंट प्राइस, मूल्य स्तरों की स्थिर कीमतों पर एक दिन में 2.15 यूएस डॉलर स्थिर कीमतों में, स्थिर कीमतों पर एक दिन में 2.15 यूएस डॉलर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पीपीपी, या क्रय शक्ति समता लिख लीजिएगा यदि पीपीपी ना समझ में आए, परचेजिंग पावर पैरिटी। क्रय शक्ति समता, क्योंकि आप लोग इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मत समझ लेना, सार्वजनिक निजी भागीदारी, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। पैरिटी, PARITY,
परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता। 2.15 यूएस डॉलर ब्रैकेट में पीपीपी क्रय शक्ति समता से भी अल्प धन यानी निम्न धन भी अल्प धन पर जीवन यापन करने वाली जनसंख्या या आबादी के प्रतिशत, जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। ये कह रहा है कि विश्व बैंक के अनुसार निरपेक्ष निर्धनता रेखा को वर्ष 2022 के मूल्य स्तरों की स्थिर कीमतों पर एक दिन में 2.15 यूएस डॉलर पीपीपी यानी क्रय शक्ति क्षमता से भी अल्प धन पर, यदि कोई आदमी एक जनसंख्या का एक परसेंटेज, एक आबादी, बहुसंख्यक आबादी यदि उतना भी फुलफिल नहीं कर रहा है 2.15, तो उसे मान लिया जाएगा कि ये निरपेक्ष निर्धनता है, यानी मूलभूत आवश्यकता। 2.15 कितना हुआ? 80, 160 मान लेते हैं 200 रुपया। 200 रुपया क्या है? 200 रुपया तो आज आदमी एक दिन में खा भी नहीं पाता। 200 रुपया में कहाँ ही खाओगे आप? बारबेक्यू नेशन चले जाओ, उसमें आप एक टाइम का खाना खाओगे, एक प्लेट खाओगे, 1200-1500 रुपया लेता है। नहीं, चलिए फिर थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हम लोग नए एनर्जी के साथ। नहीं, अच्छा कल सैटरडे है, आप लोग आएंगे तो ले लेंगे हम, मुझे क्या ही दिक्कत है। थैंक यू।